तो बहुत बहुत नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज जीएनएम पढ़ेंगे। मंडे है और डेट हो गई कितनी आज? 12 मई 12/5/2025। और अमित भाई पेज नंबर 224 पे नया चैप्टर शुरू होगा, किडनी एंड यूरेटर्स। हाँ जी, किडनी एंड यूरेटर। किडनी एंड यूरेटर्स की पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर में इधर किडनी का दिखा रखा है। ये कौन सा सेक्शन बोलेंगे? ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसवर्स? ट्रांसफर। ट्रांसवर्स ऐसे होगा। ओके, चलो जो भी सेक्शन है। सेजाइटल प्लेन से काटा हुआ है वैसे इसको, ऊपर से नीचे को। तो इसमें दो पार्ट दिखा रखे, दो तीन पार्ट दिखा रखे हैं, पर्पल, लाइट पर्पल, येलो और रेड। लाइट पर्पल जो कलर है किडनी पेरेन्काइमा है, ये सेरिब्रल मेडुला से गवर्न होता है, कंट्रोल होता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ये सेल माइनस में जाता है और कॉन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज में सेल प्लस होगा। सेरिब्रल मेडुला वाला कंट्रोल भी पहले सेल माइनस में जाता है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। वाटर फ्लूइडिटी से रिलेटेड परसेप्शन होगा इसका, वाटर फ्लूइड को लेकर के इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट है येलो कलर का जो पार्ट दे रखा है, किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती हैं किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को। ट्यूब के नाम से, डक्ट के नाम से सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे ना चले जाएं हम। देखो ये वाली ट्यूब्यूल्स जो है ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ सेल प्लस होगा, और कॉन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज में यहाँ पर सेल डिग्रेडेशन होकर के सेल माइनस होंगी। एग्जिस्टेंस, अबंडनमेंट, आइसोलेशन, कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा होगा इससे। हम कहीं भी ले लेते हैं, अबंडन्ड फीलिंग, एग्जिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट। तो किडनी से अगर रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करेंगे कि इस पार्ट में पैथोलॉजी होनी चाहिए किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। हाँ हाँ। तीसरा पार्ट है इसमें रेड कलर का, रीनल पेल्विस प्रॉपर है ये, ओब्लिक यूरेटर म्यूकोसा। रीनल पेल्विस और यूरेटर म्यूकोसा भी साथ में है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है ये, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाएगा, और हीलिंग फेज में यहाँ सेल का रिस्टोरेशन होएगा। जो सेल चली गई थी उनका रेप्लिनिशमेंट या रिस्टोरेशन होगा। टेरिटरी मार्किंग आइडेंटिटी यहाँ पर है किडनी में। देखो मजे की बात, किडनी में टेरिटरी मार्किंग आइडेंटिटी से रिलेटेड इस पार्ट से शुरुआत होती है इसकी। रीनल पेल्विस। हाँ, अच्छा इसमें अगर हम देखें तो ये किडनी के दो पार्ट जनरली बोलते हैं। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स और मेडुला, है जी? हाँ जी, हाँ आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। हाँ, तो जो आउटर कॉर्टेक्स है देखो, ये बेसिकली एडवांस ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और जो मेडुला है वो अंदर वाला कर रहा है, और ब्रेन स्टेम लेकिन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है अंदर वाला, और बाहर वाला है वाटर फ्लूइडिटी से। और जो अपना केसीटी, एक केसीटी का मसला जुड़ा है, वो ब्रेन स्टेम वाले से, एग्जिस्टेंस, अबंडनमेंट, आइसोलेशन से जुड़ा, जो हम सिंड्रोम पढ़ते चले आ रहे हैं ना पीछे। हाँ जी। ओके, तो इधर राइट साइड में जो है पूरा एक ये सिस्टम दिखा रखा है, जेनाइटो यूरिनरी। इसमें भी ऊपर यूरेटर का मार्किंग लगा रखे, रीनल पेल्विस यूरेटर म्यूकोसा वाले मार्किंग पे टेरिटरी मार्किंग आइडेंटिटी से जुड़ा होगा। और फिर नीचे आके है ब्लैडर म्यूकोसा। ब्लैडर म्यूकोसा जो है ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड है, सेल माइनस में जाती है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, और हीलिंग में सेल प्लस होती है। रिस्टोरेशन ऑफ
destructive cells वापस होता है उनका। टेरिटरी मार्किंग, बाउंड्रीज, और नीचे यूरिथ्रा म्यूकोसा दिखा रखी है। यूरिथ्रा पे लगा के यूरिथ्रा म्यूकोसा स्पेशली इसमें शामिल होगी, सेरिब्रल कोर्टेक्स से गवर्न होते हुए टेरिटरी मार्किंग और बाउंड्रीज से संबंधित है। तो राइट साइड में केवल रेड कलर का पूरा ट्रैक दिखा रखा है। तो ये कौन कौन से हमारे हिस्से टेरिटरी से जुड़े हैं किडनी के, वो हमें ऐसे भी दिख रहा। पूरा यूरेटर है, उसकी म्यूकोसा, ब्लैडर है, उसकी म्यूकोसा, यूरिथ्रा है, उसकी म्यूकोसा। इनमें भी मसल्स हो सकती हैं, इनमें भी लेयर्स हो सकती है। मस्कुलर जो टिश्यू है वो नहीं, खास करके म्यूकोसा वाला पार्ट इन स्ट्रक्चर्स का और इन ऑर्गन्स का वो जुड़ा होता है टेरिटरी मार्किंग से। ठीक है जी। तो किडनी एंड यूरेटर को हम यह थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है। उसमें कह रहे हैं कि द टू बीन शेप्ड किडनी weighing approximately 120 to 200 gram each lie at the right and left of the spine behind the diaphragm। दो बीन शेप किडनी जिनका वजन 120 से लेकर के 200 ग्राम में का हो सकता है प्रत्येक का, एक राइट एक लेफ्ट दोनों तरफ रहती है स्पाइन के डायफ्राम के पीछे। Their purpose is to filter blood plasma and make urine out of the residue। इनका मकसद है किडनी का शरीर में आने का मकसद जो है, ये होने का मकसद है कि ये फिल्टर करती हैं ब्लड प्लाज्मा को और यूरिन आउट करती हैं ऑफ द रेजिड्यू। जो रेजिड्यू का मतलब जो अवशेष, जो शेष, जो एक्स्ट्रा वो है मटेरियल, उसमें से यूरिन बाहर करती है। द किडनी रेगुलेट द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड एसिड एल्कलाइन बैलेंस। किडनी जो है ये रेगुलेट करती है बॉडी का वाटर बैलेंस को और एसिड एल्कलाइन बैलेंस को करती है रेगुलेट। इसलिए कभी भी किडनी की जब जांच कराते हैं तो किडनी के स्वास्थ्य को जांचने के लिए सोडियम और पोटेशियम का जरूर ध्यान रखते हैं डॉक्टर लोग कि सोडियम कितना है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए तो उसमें देखते हैं सोडियम कम तो नहीं हो रहा, पोटेशियम बढ़ तो नहीं रहा, ऐसे कुछ करके। द एक्चुअली फिल्टरिंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द मेसोडर्मल किडनी पैरेन्काइमा। एक्चुअली फिल्टरिंग प्रोसेस जो है, ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म जो होता है वो मेसोडर्मल किडनी पैरेन्काइमा में होता है। तो इसका मतलब वहाँ वो ग्लोमेरुला या ग्लोमेरुलस या जो वो होता है ना एक एपरेटस, ग्लोमेरुलस, वो इसी पार्ट में होता है इनका। द रीनल सेल्स ब्रैकेट में कैबिरें ग्लोमेरुलाई क्रिएट 180 to 200 लीटर्स ऑफ प्राइमरी यूरिन पर डे। रीनल सेल्स या ग्लोमेरुलाई जो है ये एक तरह से छानती हैं कह लो, ये क्रिएट करती हैं 180 से 200 लीटर ऑफ प्राइमरी यूरिन ए डे। तो प्राइमरी यूरिन ए डे का मतलब है इनके थ्रू इतना फ्लूइड छनता है पर डे खून में से। ऑफ दिस 80 to 90% इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल which also belong to the kidney parenchyma। अब ये जो 100 से लेकर 200 लीटर और प्राइमरी यूरिन जो है वो क्रिएट होता है ग्लोमेरुलाई से, इसका 90% यानी कि 200 लीटर है तो 90% का मतलब हो जाएगा 190, 180 लीटर, 9 दूनी 18, 180 लीटर वापस ले लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा, विच आल्सो बिलोंग टू द किडनी पैरेन्काइमा। और ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं ये भी किडनी पैरेन्काइमा से ही बिलोंग करती हैं।
मुझे फिर दोबारा याद आ गया ये पॉइंट यहाँ पढ़ते पढ़ते। अक्सर हम डक्ट्स को और इनको लेकर के बात मोटा मोटा कर लेते हैं कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, जबकि यहाँ पर इन किडनी रीनल ट्यूब्यूल्स को गवर्न करती है ब्रेन स्टेम। और ये एग्जिस्टेंस अबंडनमेंट से जुड़ी होती है, ना कि टेरिटरी से। रीनल ट्यूब्यूल जो अभी भाव आ रहा, आगे इनकी कौन सी लेयर होने के बाद फिर टेरिटरी में पहुंच जाएगी वो अलग बात हो जाएगी। इनर लाइनिंग करके अगर इनमें भी कहीं बात आई, लेकिन अब तक नहीं आई है। इनर लाइनिंग तो यूरे, हाँ अमित, इसका बहुत सिंपल सा आ रहा है। जो किडनी की पैरेनकाइमा है और किडनी की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, पैरेनकाइमा में भी दोनों तरफ, पैरेनकाइमा को इन्होंने ग्रे कलर से कर रखा है। पैरेनकाइमा में कुछ चीजें ब्रेन स्टेम से हैं और कुछ चीजें मेडुला का हो दे रखा, वो आगे शायद निकल कर आएगा। लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बिल्कुल सिंपल के ये और जो है उससे ब्रेन स्टेम से, हमारी ब्रेन स्टेम से है। और जितनी भी म्यूकस है, जितनी भी म्यूकोसा है इसकी रीनल सिस्टम की, म्यूकोसा लेयर जो है वो है हमारी उससे, क्या नाम है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से, हाँ। और ये ऐसा भी अपीयर होता है ना कि ब्रेन के साथ ना हर ऑर्गन का इवोल्यूशन हुआ है, तो जो ऑर्गन जितना बेसिक रहा है वो ब्रेन स्टेम के साथ उसका कनेक्शन रहा है। और जब जैसे जैसे बाहर बाद में इवोल्यूशन की जरूरत पड़ी है, वैसे वैसे ब्रेन के साथ वो ऑर्गन इवॉल्व हुआ। तो जो किडनी का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पार्ट है, ये तो बेसिक पार्ट है ना इसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। फिर धीरे धीरे पैरेनकाइमा आया, और बाद में जो ये डक्ट की बात करें, वो ये डक्ट होंगे जैसे यूरेटर वगैरह है, ये होगा कॉर्टेक्स से गवर्न। हाँ, जो हमारी समझ है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसके लिए, हाँ जो आप कह रही हैं डॉक्टर दीपशिखा, उसके लिए मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, मजा आ जाएगा। ये जितने भी हमारे बॉडी को सरवाइव करने के लिए प्रोसेस होते हैं, खाना पीना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये बेसिकली वेजिटेटिव प्रोसेस माने जाते हैं बॉडी के। तो ऑल द वेजिटेटिव प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी कैन गो ऑन विदाउट ब्रेन। ब्रेन के कॉन्शियसनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, ऑल द वेजिटेटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी कैन गो ऑन विदाउट द ब्रेन बीइंग कॉन्शियस ऑफ एक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और ग्रोथ। तो जो रेस्पिरेशन में है, जो सिक्रीशन में है, जो एक्सक्रीशन में है, और कह के ग्रोथ भी कह रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो सबकॉन्शियस से जुड़ी है ये चीज, जिनको ब्रेन एक तरह से कॉन्शियस ब्रेन गवर्न नहीं करता। जो आप कह रहे हो ना कि जो बेसिक ऑर्गन है, बेसिक ऑर्गन है, इनका कंट्रोल इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन के हिसाब से ऊपर नहीं आया, वो वहीं ऑटोमेटिक या ऑटोनोमस पे ही या सबकॉन्शियस से जुड़ा रहा है ना। हाँ, तो जितने भी वेजिटेटिव प्रोसेस हैं बॉडी के, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है खास करके, वो जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बाहर हैं, वो जुड़ेंगे ब्रेन स्टेम से। हाँ, तो ये भाव वहां पे भी अच्छा बैठ रहा है। कह रहे हैं वाटर इज फर्दर रिमूव्ड इन द एंडोडर्मल किडनीज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स so that only about 1% of the primary urine remains। अब ये जो वाटर है फर्दर रिमूव होता है एंडोडर्मल किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। कौन सा? ये बचा हुआ 10% है जी, 90% तो रियाज जोड़ कर लिया था। बचा हुआ जो वाटर है 10%, वो एंडोडर्मल किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर रिमूव होता है, और लास्ट में केवल बचता है 1% प्राइमरी यूरिन रिमेन। प्राइमरी यूरिन जो बना था उसका 1% बचता है। तो इसका मतलब कितना बैठा ये? 2 लीटर 24 आवर में, 1 से 2। हाँ, 180 ml से लेकर के, मतलब 1 लीटर 8 या 1800 ml से लेकर के 2 लीटर तक है अमित? 2 लीटर तक, हाँ जी। तो अब भाव ये है कि अगर 24 घंटे में हम जब देखते हैं आईसीयू वगैरह में कहीं भी पैरामीटर, तो अगर 24 घंटे में 2 लीटर यूरिन आ रहा है मरीज का, तो इसका मतलब नॉर्मल है
है जी। नॉर्मल काम होने लगा। हाँ जी। हाँ, तो इससे ये भी असेसमेंट हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ रिवाइज हो रहा है। बड़ा अच्छा है कि भाई कहते हैं ना कितना पेशाब आना चाहिए 24 घंटे में एक हेल्दी बंदे को, तो भैया वो आ जाता है 15। वही 1.5 से लेकर के 2 लीटर तक। हाँ जी, 1.5 हाँ से 2। हाँ, 2 लीटर जो है आ रहा है, तो मस्त है भैया, बढ़िया। दिस अमाउंट अबाउट 1.5 liters per day is passed through the ectodermal renal pelvis to the ureters and the bladder vesica urinaria। अब देखो इसमें 1% में भी आगे बता दिया कि लगभग 1.5 लीटर पर डे पास होता है एक्टोडर्मल रीनल पेल्विस के थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू और ब्लैडर के थ्रू, यानी कि वेसिका यूरिनेरिया जो सिस्टम है उसके थ्रू। तो डॉक्टर सर 1.5 लीटर पर डे क्लियर कट कह दी इन्होंने। अब जी हाँ सर। जी, लगो। हाँ जी, अब किडनी एंड यूरेटर का पहला एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द किडनी पेरेन्काइमा, सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम। इसकी टर्म को भी याद कर लिया जाए, कई बार बोल के बोलते रहा करो ताकि हमें याद रहे। मुझे काफी दिन में याद हुई थी ये एसबीएस ऑफ द किडनी पेरेन्काइमा। किडनी पेरेन्काइमा का जो एसबीएस है, ये फिगर दे रखी है सेरिब्रल मेडुला की, मेड्यूला। हाँ पर्पल कलर में सेरिब्रल मेडुला का दे रखा है फिगर। तो किडनी इसमें पहला हेडिंग है किडनी ट्यूमर, यानी कि विल्म्स ट्यूमर कोमा नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, या नेफ्रोब्लास्टोमा दूसरी चीज। ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं किडनी कैविटीज, यानी कि किडनी सिस्ट। तो किडनी ट्यूमर में देखो ट्यूमर बन रहा है, और किडनी सिस्ट में केविटी बनती है बेसिकली, ना के ग्रोथ नहीं होती, इसमें केविटीज बन जाती है किडनी सिस्ट के रूप में। तो जिसको कहते हैं ना, इसको पॉलीसिस्टिक किडनी है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी में बोले तो उसमें किडनी में बहुत सारी केविटीज हैं, जिनके अंदर नॉन फंक्शनल टिश्यू के रूप में वहां फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है ना बेटा। ये फंक्शनल साइट ना तो केविटी में रहेंगी, बल्कि ट्यूमर में हो सकता है कि फंक्शनल अपरेटस को थोड़ा बढ़ा रखा हो बॉडी ने, है ना। हाँ जी, आगे पता चल जाएगी। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ टू मच वाटर और फ्लूइड, कॉन्फ्लिक्ट इन केस फ्लूइड्स बिकम डेंजरस, कोमा कह के नोटेड कोमा करें, नॉन स्विमर्स इन द सी। कॉन्फ्लिक्ट तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा इससे, फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ टू मच वाटर और फ्लूइड, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा पानी होने का भाव या फ्लूइड होने का भाव। कॉन्फ्लिक्ट इन केस फ्लूइड बिकम डेंजरस, इस कॉन्फ्लिक्ट में के केस में अक्सर ये महसूस होगा कि ये फ्लूइड जो है बॉडी का ये डेंजर फील करेगा फ्लूइड को लेकर के ऑर्गेनिज्म, यानी कि नॉन स्विमर इन द सी, किसी को तैरना ना आए और वो समुद्र में गिर जाए, ये चला जाए, ऐसा भाव कि चारों तरफ फ्लूइड ही फ्लूइड है। मतलब बस ये हो गया कि एक्सेसिव वाला प्यार किडनी को, तो मतलब तुमने उसे बिल्कुल, एक हो गया ना कि जकड़ के रख रखा है उसे, तो वो उसमें भी छटपटा रहा है। ये है नॉन स्विमर इन द सी के मेरे को इसकी इतनी आदत नहीं है जितना आप लोग मेरे को कर रहे हो। हाँ, अब इसमें बड़े अच्छी भाव निकलेंगे आगे। एक मैंने लाइन लिख रखी है, किसी को ऐसे आया, हो सकता आगे भी हो, आगे ही है वैसे, हिंदी में लिख रखा तो मैं बोल के चलता हूँ, आगे के लिए तैयार हो जाएंगे। एक औरत की बिल्ली पानी में गिर गई, तैरते तैरते वो बच नहीं पाई, तो वो जो औरत थी उसको कॉन्फ्लिक्ट ये वाला आया, नॉन स्विमर इन द सी वाला। अच्छा हाँ, आगे है इसमें, मेरी नजर चली गई। एग्जाम आगे की बात वहां आ रही है। मैं जो इसमें समझ रहा था ना, फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि किडनी में हम लोग अबंडेंटमेंट या फोर्सेकन लेते हैं, तो ये प्यार की कमी,
कभी हाँ। कभी प्यार की एक्सेसिवनेस ऑफ जॉय, या उसको वो प्यार भी ऐसा लगने लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से होता है ना भाई, थोड़ा सा दूरी बना के रखो, या हाँ, थोड़ा मैं सा वो कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ थोड़ा सा रुक रहा था, वहां मैंने कहा आगे बात करेंगे। बेसिकली ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशंस, हाँ जी, ये इमोशन वही इज इक्वल टू इसीलिए फ्लूइड, कह रहा हूँ। इमोशन इज इक्वल टू फ्लूइड। वाटर, इमोशंस इज इक्वल टू फ्लूइड। अगर ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशन होगा कोई बंदा, तो वो भी इसमें जाएगा कि वाटर वाटर हाँ जी, एवरीवेयर। अब वो जैसा अमित शर्मा हाँ आप जी, कह रहे हो, आपसे भाव निकल के आ रहा है, वो कोई ऐसा बच्चा जिसको उसका दादा भी, उसकी मम्मी भी, बुआ भी, चाचा भी, चाची भी, सब उसको उसको ओवरवेलमिंग इमोशन में घेरे पड़े हैं। देखो बस इसमें बात करते करते और निकल गई। ऐसा दोनों ही हो सकते हैं, या वो इतना सेंसिटिव है कि इतना सा प्यार भी उसको बहुत ज्यादा लग रहा है कि मेरे पास तो, जैसे वो एक पेशेंट का वो वहां पर केस आया था ना, कि मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा, मेरा ये भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मेरा ये भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और मेरा ऑफिस भी बहुत अच्छा है, मेरे फैमिली वाले भी बहुत अच्छे हैं, हाँ, सब कुछ मतलब मेरे साथ ओवर बहुत ओवर अच्छा, फीलिंग आ रही है ओवरवेलमिंग, वहां भी, ओवर फीलिंग आ रही है वहां भी, लेकिन चूंकि ओवरवेलमिंग। इमोशंस से देखना है, यहाँ वाटर से देखना है, फ्लूइड से देखना है, हाँ जी, तो आगे एग्जांपल्स क्लियर कर देंगे। भाव बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ एक है। एक चीज और, मेरा एक चीज और क्लियर कर दीजिए। हम लोग अभी तक जो किडनी से रिलेटेड वो होता है ना, तो उसमें समझते थे कॉन्फ्लिक्ट की, जैसे फिश आउट ऑफ द सी हाँ या फिश आउट ऑफ द वाटर, हाँ और यहाँ पे नॉन स्विमर इन द सी। तो हाँ फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब हो गया कि उसके पास आसपास वो सी या वो एनवायरमेंट नहीं है जिसके में वो जिंदा रहता है। हाँ और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे वो डूबने वाली स्थिति, तो थोड़ा सा हाँ। ये तो ये कंट्रास्ट दो भी दो दो एंगल हो गए, सिचुएशन के दो एंगल से समझी जाएगी अब ये। डॉक्टर दीपशिखा, जी अक्सर जी टीपी जी बॉस जी। बोलते हैं हमारे कि हाँ लेने नहीं दिया जा रहा या लेना नहीं चाह रहा, हाँ है ना, लेने नहीं दिया जा रहा हाँ जी, या लेना नहीं चाह रहा, तो हर बात को ऐसे ले लो। वहां जो फिश आउट ऑफ वाटर है, वहां तो अवेलेबल नहीं है, और जहाँ वाटर वाटर एवरीवेयर है, वहां उसे वो लेना नहीं चाह रहा। तो देखो दोनों एंगल से आगे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे अब इस बात को। ठीक है। चलिए। एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं, पॉइंट 1 है, ए मैन कम्स होम एंड डिस्कवर टू हिज डिसमे that the cellar is full of water because the washing machine's intake hose burst is equal to fluid conflict, जो कि बात गई आगे, सेल माइनस इन द पेरेन्काइमा ऑफ द किडनीज इन एक्टिव फेज, रिस्टोरेशन और ग्रोथ ऑफ ए ट्यूमर इन द हीलिंग फेज। एक व्यक्ति अपने घर आया एंड डिस्कवर टू हिज डिस में इसमें मैंने बैच लिखा हुआ, देखना बेंच है बैच है क्या है। डिश में देखना भाइयों। हेलो। किसमें? बेचैनी, बस बेचैनी है। बेचैनी है ये, हाँ जी। हाँ जी, बेचैनी, अच्छा। और देखो बेटा इंग्लिश बेचैन हो में, गया क्या? बेचैन हो गया टू हिज डिश में, उसकी बेचैनी ये थी, हैं? व्याकुलता। घबराहट, पैनिक टाइप का, उसे वो घबरा गया, बेचैन हो गया जब उसने देखा कि उसका जो दैट द सेलर इज फुल ऑफ वाटर। सेलर क्या होता है, ये तहखाना, बेसमेंट, बस हाँ, बस ये होता है नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला, नीचे वाला बोलते हैं, जो है, बेसमेंट वाला रूम। बेसमेंट। बेसमेंट वो वाला जो है। पानी से भर गया, हाँ जी, पानी से भरा हाँ जी। हुआ था, और वो घबरा गया, बेचैन हुआ, क्योंकि उसकी वॉशिंग मशीन का जो इनटेक होस बस्ट हो गया था। वो पानी जो वॉशिंग मशीन में जा रहा होगा वो बस्ट हो गया, तो पानी वहां भर गया, और बहते बहते वो भर गया सेलर उसका। इससे वो बंदा गया फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट में। अब यहाँ देखो दीपशिका, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ओवर हो गया पानी, फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट में गया, जिससे उसने क्या करा, एक्टिव फेज में पेरेन्काइमल सेल को माइनस कर दिया, यानी कि फ्लूइड मत छानो भाई, फ्लूइड मत लाओ, अंदर ही रहने दो। फ्लूइड पेरेन्काइमा को
सेल माइनस इसलिए करा क्योंकि ग्लोमेरुलस एपरेटस को उसने बंद किया एक तरह से, जो छानता था ब्लड में से, है जी। तो सेल माइनस इन द पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी हुआ एक्टिव फेज में, और जिसको रिस्टोरेशन करने के लिए ग्रोथ हुई बाद में ट्यूमर के रूप में जब हीलिंग आई। तो यहाँ हीलिंग के दौरान ट्यूमर बन रहा, जबकि मजे की बात है जो ओल्ड मेसोडर्मल टिश्यू है या ब्रेन स्टेम से रिलेटेड टिश्यू है, उसका कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में ट्यूमर बनता है, लेकिन यहाँ ट्यूमर बना इसका रिस्टोरेशन के रूप के लिए। हाँ जी। और देखो यहाँ तो बिल्कुल जो हम पढ़ते चले आए हैं, थोड़ा सा हटके समझने वाली बात है कि एक्टिव फेज में यहाँ पर सेल माइनस में गई और ट्यूमर बना हीलिंग फेज में। हालांकि इसमें हम एक डिस्कशन कर सकते हैं, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर सिमरन, अमित भाई, दीपशिका, कि ये टिश्यू किससे बना होगा? न्यू मेसोडर्म से। लेकिन मजे की बात यह है कि न्यू मेसोडर्म या एक्टोडर्म का जब रीजन रिस्टोरेशन होता है तो सेल केवल उतनी बनती है जितना ऑप्टिमा हो, पर्याप्त हो प्रोपोर्शन में, लेकिन यहाँ ज्यादा बन रही है, ट्यूमर बना लिया यहाँ। और रेस्टोरेशन में ये वहां नहीं रुकी कि जितनी सेल्स गई थी या जितनी जरूरत थी वहां उतनी आके रुक जाए, जबकि एक्टोडर्मल टिश्यू की जब वापस सेल्स बनती हैं हीलिंग फेज में, वो पर्याप्त बनती है ना सिमरन। जी 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 जी। तो यहाँ ट्यूमर बनना देखो हीलिंग फेज में आके। अमित शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे शायद। नहीं, बस मतलब कहने का यही है कि ये देखिए हमारे को ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल इस पे मार्क्ड उन्होंने कर रखे हैं, येलो वाला है जो ब्रेन स्टेम है या रेड वाला है जो न्यू है, और ये है इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं। आप बात समझ रहे हैं? हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों आती ही है, बल्कि सेरिब्रल मेडुला में दोनों इसलिए आती है क्योंकि सेरिब्रल मेडुला मेसोडर्म को कंट्रोल करता है, और मेसोडर्म की दो लेयर हैं, दोनों ओल्ड के न्यू। ओल्ड मेसोडर्म में अलग आएगा और न्यू मेसोडर्म में अलग आएगा। हाँ, तो लेकिन पता है क्या अमित, है ना, यहाँ पे रेस्टोरेशन तो दिखा दिया ओल्ड मेसोडर्म के एक्टिव पैटर्न पे, और हाँ जी, और सेल माइनस दिखा दिया इसका न्यू मेसो पैटर्न का एक्टिव फेज में, है जी। अगर प्योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होता, आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हो अमित शर्मा, अगर प्योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता तो ये ट्यूमर नहीं बनता, तो ये ट्यूमर नहीं बनता। हाँ, तो वही दोनों का यहाँ पर दोनों मिक्स का रिएक्शन है। हाँ। और इसी तरह के जो पुराने हमारे पास हैं उनमें जहां पर भी हमारे को हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि जहां पर साथ में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, जहां पर साथ में वाटर रिटेंशन या वो आ रहा है, वो अधिकतर इसी तरह के हैं। हाँ, अच्छा, और देखो अब जैसे ये जो विल्स ट्यूमर आता है, ये जनरली ये बर्थ डिसऑर्डर भी मानते हैं कई बार इसे, है ना। तो अब जो बंदा हमारा चाहे बाई बर्थ आ रहा है चाहे पेशेंट के रूप में आ रहा हो डायग्नोस करा के, अगर विल्स ट्यूमर है तो क्या उसे छेड़ना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो तो हीलिंग फेज में आया हुआ है, वो तो हीलिंग फेज में। हाँ, तो विल्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा को बीमारी ना मान करके ये समझो कि इस बंदे ने बीमारी से लड़के एक वो तैयार कर लिया अपना डिफेंस जीने के लिए। बस जो किडनी की सिस्ट है उनको सब कहते हैं भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इसमें वो लोग हाथ खड़े कर ही देते हैं कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ करेंगे भी नहीं। और हम लोग भी ये कहते हैं कि ये तो नॉन फंक्शनल पड़ी रहती है, छोड़ दो इनको। एक बात तो वाकई क्या छेड़ना चाहिए किडनी सिस्ट को? नहीं, है ना, क्योंकि ये तो हीलिंग का आउट प्रोडक्ट है। और एक और बहुत बड़ी बात बस निकल कर आ रही है, मतलब इसमें मेरे पास मैंने तो लिख दिया बेसिक रूब्रिक जो बनेगा ना, फियर ऑफ वाटर, फियर ड्राउनिंग, पानी का डर। क्योंकि नॉन स्विमर है और पानी में डाल दिया तो इसका मतलब इसके मदर को
या इस पेशेंट को पानी का डर बहुत सारा है, हाँ। कहीं तू डूब ना जाए, फियर ऑफ ड्राउनिंग या वो सब चीजें चल रही थी, उससे इसे दिक्कत है। देखो अभी पहला एग्जांपल भी कहा, उसने पानी देखा और उसको दिक्कत हो गई। हाँ। तो इसका मतलब वो लोग जो और मैं तो जाते हैं ना तुझे कि यार, हाँ अमित बोलो। हाँ अमित, मतलब कि भाई गहरे पानी से डर और उससे डर, या अब हमारे को दिख गए किडनी सिस्ट आ रही है तो हम उसमें पक्का करेंगे कि भैया इसको पियर वाटर तो नहीं है कहीं, मैं इसको पियर से अब कोई एग्जांपल वाटर लेते फ्लो हैं तो नहीं है। बेटा। मतलब यहाँ पे हम लिटरल सेंस में वाटर लेंगे या ओवरवेल्म्ड ज्यादा थोड़ा नहीं, सा फिगरेटिव broader लेंगे हाँ, इंसान के लिए तो ज्यादातर, और लिटरल ले लेंगे कहीं दोनों एक्सीडेंट चीज हुआ। को लेंगे। हाँ, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी की बिल्ली डूब गई, किसी का बच्चा उसके सामने डूब गया, या खुद डूबते डूबते बचा, इवन हाँ, खुद डूबते डूबते बचा, तो वो लिटरल है। ये तो वो लिटरल है और है अगर ना, कोई, दोनों चीज ले हाँ सकते हैं। बिल्कुल दोनों ही आएंगी। और आप देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा सुन के। प्रेमानंद महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी है। किडनी जी तो हाँ जी। क्या उनको किडनी डिस्ट्रक्शन है क्या? नहीं, ना ना वो पॉलीसिस्टिक किडनी प्रेमानंद महाराज जी को सर्वाइवल के लिए आई हुई है। जी लेकिन ये बोलते हैं ना किडनी खराब है, किडनी खराब है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, तो यह किडनी डिस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है। लेकिन सर उनका तो डायलिसिस होता रहता है। अब भाई बात तो सुन ले पूरी डॉक्टर श्रेय। अब पॉलीसिस्टिक किडनी जानलेवा कब साबित होगी? जब वो इतना ज्यादा टिश्यू को ऑक्युपाई कर लेगी कि फंक्शनल टिश्यू के लिए जगह ना छोड़े। बिल्कुल बस तो अब उनका डायलिसिस क्यों शुरू हुआ? रखना होता है। उनका डायलिसिस इसलिए होता है क्योंकि उनका जो बचा हुआ फंक्शनल टिश्यू है किडनी का, वो टू मच प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो डायलिसिस पे गए। एक बात और मजे की बात मैंने सुना उनको, आप लोग भी सुनते होंगे जरूर। वो अपना बताते हैं कि मैं घर से क्यों निकला दीपशिखा। उन्होंने बताया कि जब मैं 13 साल का था, 9th क्लास में था, तो जब मैं स्कूल से आता था मुझे लगता था यार ये माँ मेरी मर जाएगी एक दिन, ये मेरा भैया, ये जो पिताजी मुझे प्यार करते हैं ये तो एक दिन चले जाएंगे, ये जो मेरे चारों तरफ मेरे अपने हैं ये तो एक दिन चले जाएंगे। तो अब एक तरह से वहां वो इमोशंस में फंस गए, ओवरवेलमिंग में, कि जो मेरे पास है ये, मतलब ये तो एक दिन छूट जाना मेरा करके रख लिया। हाँ, तो वो कह रहे मैंने घर छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये तो नश्वर है, ये तो एक दिन चले जाना है। तो अब अमित शर्मा यहाँ भाव क्या लिया जाए? यहाँ भाव ये लिया जाए कि ओवर इमोशंस था आसपास, या इमोशंस चाहिए था ज्यादा, क्या लिया जाए? तो बस ये तो ओवर इमोशन, वो तो ओवर इमोशंस थे ना। हाँ, ओवर इमोशंस हो गए कि यार इतना ज्यादा वो कर रहे तो मैं इनसे दूर हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं फंसना चाहता इस पानी में। हाँ, ये मेरे ओवर इमोशन से मेरे को नुकसान कर देंगे। हाँ, डुबा देंगे। इसलिए भागे वो वहां से सेंट बनने के लिए, और बने। हाँ। और डॉक्टर सरे उनकी उस एक्टिविटी से उनकी बॉडी कैसे कोरिलेट हो रही है? भाई सिस्ट क्यों बनाई? ताकि पैरेनकाइमल टिश्यू ज्यादा फ्लूइड ना दे, सिक्रीट करे। सेल माइनस क्यों किया पैरेनकाइमा का? ताकि फ्लूइड ना ज्यादा आए। तो बॉडी नॉन फंक्शनिंग क्यों हुई उनकी सिस्ट बना के? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए फ्लूइड। घर से क्यों निकले? यार मुझे नहीं चाहिए ये वाले इमोशंस। रेजिग्नेशन जैसा हो गया ना। रेजिग्नेशन तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं है ये। आप इसको, इस ट्रैक को समझो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के। और विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो आज कहते हैं कि मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि किडनी खराब है, 2.5 या 5 साल जियोगे, लेकिन मैं 20 साल हो गए मुझे जीते जीते। वो क्यों जी रहे डॉक्टर दीपशिखा, सिमरन, अमित भाई? वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि सिस्ट तो कभी मारती ही नहीं उन्हें। हाँ, बिल्कुल। और एक्स्ट्रा किडनी फंक्शन वो बाहर डायलिसिस से ले रहे हैं। अगर पैरेनकाइमा टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता
पैथोलॉजी में, तो शायद उनकी उम्र 5 साल तक ही या 2.5 साल ही रहती। अब चूंकि ये पैरेन्काइमा टिश्यू का डिस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे सिस्ट ने इतनी ज्यादा सिस्ट हो गई कि अब वो फंक्शनल टिश्यू को हैम्पर कर रही है, और फंक्शनल टिश्यू की हैम्परिंग को रिजोल्व कर दिया डायलिसिस से। तो ये एक ट्रैक समझ में आ रहा। हाँ अमित, एक दूसरा और इसका आपने जो बोला बहुत बढ़िया एग्जांपल है, दैट इज फोर्स एक्स रिलेशनशिप। हाँ एक तो हमारे को एक तो हम लोग एक जगह तो हम लोग चाहते हैं डेल्यूजन फॉर सेकंड, और उसमें पड़ा हुआ है हाँ। कि यार मेरे को क्या कहते हैं प्यार नहीं कर रहे हैं क्या है। हाँ। लेकिन एक दूसरा रूब्रिक भी तो है जो अपने रिलेशन को छोड़ के चला जाता है। हाँ, दैट इज फोर्स सेकंड, मेडि- फोर्स एक्स रिलेशन। मेडिसिन कौन सी है? उसमें मेडिसिन शायद कैनबिस इंडिका है, के लिए अभी मैं खोल रहा हूँ। अरे हम लोगों ने गजब, देखा है ना कैनबिस force इंडिका relation कह दी तो वो सीकेल सीकेल अबंडन द रिलेटिव्स है सीकेल का। और हाँ, तो ये भी तो वही अबंडन द रिलेटिव ही तो है। हाँ है, ये भी तो है, relative लेकिन को पैथोलॉजी contact नहीं करना आई, है। पैथोलॉजी उस लेवल की नहीं आई, सीकेल से पीछे ही है। अगर कैनबिस हाँ। सटाइवा हो, कैनबिस सटाइवा अगर उनकी निकल आए, कैनबिस इंडिका से भी ज्यादा कैनबिस सटाइवा की तरफ इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि इधर यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व है फिजिकली। और कैनबिस इसलिए जोड़ेंगे कि जो उनका जो अवेयरनेस का जो लेवल जा रहा है वो कैनबिस की तरह ही जा रहा है। कैनबिस जो है इसी जोन की मेडिसिन मानी जाती है, खास करके कैनबिस इंडिका तो जरूर मानी जाती है, लेकिन कैनबिस सटाइवा तब शामिल हो जाती है यदि उसका कोई फिजिकल बॉडी का पार्ट वहां पर स्पेशली यूरिनरी सिस्टम अगर जुड़ा है वहां। बस ये जो रूब्रिक है वो है फोर्स एक्स रिलेशन। उसमें तो है हमारे पास, देखो हमारे रूब्रिक्स को और ऐसे समझना पड़ेगा कि फोर्स एक्स रिलेशन में है फास्को सी और सीकेल कोर। लेकिन इसमें आगे को फिर आप चले जाओ, एक्सचेंज फ्रॉम वन फैमिली फैमिली अवर्जन टू इंडिफरेंस अपैथी टू रिलेशनशिप। हाँ, इंडिफरेंस और अपैथी टू रिलेशन, ये इसमें बताओ, इसमें बताओ इंडिफरेंस रिलेशन। बहुत सारी इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें हेलेब्रस है, काली फॉस है, नेट्रम कार, नेट्रम फॉस्फोरस, ये सब इंटेलिजेंट, सीपिया, थुजा, सिप्लिनम, ये सब इंटेलिजेंट वाली मेडिसिन है। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो चलो नहीं, वो जो उधर अवेयरनेस में गए हैं, उधर जो अवेयरनेस में गए हैं गॉडली, तो चलो खैर उन पे उन जितना गुरुदेव की कृपा हुई उतना उन्होंने बता दिया हमारा जो रिलेटेड मैटर था अपने थ्रू। तो ऐसे समझ में आ रही है, मान लो किडनी सिस्ट है, जैसे अमित शर्मा आपने शुरू करी थी बात का, किडनी सिस्ट को जिसको होती है उसे कह देते खतरा नहीं है, कोई बात ना, तुझे पड़ी रहेंगी, तू मरन न करना, है ना। तो वो भाव है किडनी, बशर्ते उसका जो फिल्टर सिस्टम है वो हैम्पर ना हो। वो जब हैम्पर होएगा डॉक्टर श्रेय, जब टॉक्सिसिटी ज्यादा कर लोगे बॉडी में, वो हैम्पर तब होएगा जब ज्यादा काम करने की जरूरत पड़े किडनी को। और किडनी को काम कब ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, जब वो टॉक्सिसिटी को जो फिल्टर करने की ज्यादा। तो इसलिए अगर ऐसा इंसान ऐसी जगह रहे जहां पर लीवर को और किडनी को इंटॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिसिटी को दूर करने का काम कम करना पड़े, तो वो बंदे का लीवर और वो बंदे की किडनी ना कमजोर भी काम करती रहेंगी, कमजोर अवस्था में भी। बस इन केसेस में इसीलिए वो लोग, इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि ट्यूमर या सिस्ट कितनी बड़ी है, क्योंकि जितने बड़े होंगे उतना उनका प्रेशर इफेक्ट जो है रीनल पैरेन्काइमा को डिस्टर्ब करता है। इस वजह से ये दिक्कत करते हैं, अदरवाइज ये दिक्कत नहीं करते। ठीक है जी। अगला एग्जांपल है, ए वोमेन्स बिलाउड कैट ड्रॉन्स इन द स्विमिंग पूल। एक महिला की बड़ी प्यारी सी बिल्ली डूब गई स्विमिंग पूल में। शी फाइंड्स द एनिमल फ्लोटिंग लाइफलेस इन द वाटर। उसने पाया कि उसका जो वो जीव था, जंतु था, वो तैर रहा था पानी में लाइफलेस होकर के। इज इक्वल टू फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट। वो चली गई फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट में महिला। 3 years लेटर ए नेफ्रोब्लास्टोमा इज डिस्कवर्ड बाय चांस।
3 साल बाद एक नेफ्रोब्लास्टोमा डिस्कवर हुआ उसको बाई चांस, यानी कि जांच कुछ और कराने गई थी, निकल आया नेफ्रोब्लास्टोमा। शी इज एडवाइज टू हैव कीमोथेरेपी एट वंस, उसको कीमोथेरेपी के लिए जो है तुरंत एडवाइस किया गया। द वोमेन डाइज, उसकी वजह से वो वोमेन मर गई। मरनी थी, नेफ्रोब्लास्टोमा लेके जिंदा रहती, अब नेफ्रोब्लास्टोमा को छेड़ दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए वोमेन सफर्स फ्रॉम सीवियर इनकॉन्टिनेंस इज इक्वल टू मच फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट। एक महिला सफर कर रही है सीवियर इनकॉन्टिनेंस का मतलब बार बार पेशाब जाना है, पेशाब बहुत ज्यादा आना, नहीं रुकना, पेशाब नहीं रुकना, पेशाब ज्यादा जाना, तो टू मच फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट से सफर करेगी। अब देखो यहाँ दो भाव आ जाएंगे, बार बार पेशाब जाना है, यानी वो ये भी हम कहते थे अब तक कि ये अपना मार्क कर रही है, डोमेन को, टेरिटरी को मार्क कर रही है, मार्क कर रही है, तो थोड़ा थोड़ा आएगा, जल्दी जल्दी। अगर बहुत ज्यादा पेशाब इकट्ठा भी आ रहा है और बार बार भी आ रहा है तो टू मच फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जी। इसको दो तरीकों से ऐसे समझने की कोशिश की जा सकती है कि यदि बार बार आ रहा है और पेशाब की मात्रा है कम, तो इसका मतलब ये टेरिटरी मार्किंग में है इसका जुड़ा हुआ मसला। और यदि बार बार भी आ रहा और प्रचुर मात्रा में भी आ रहा, होता है ऐसा, मैं पूछता हूं मरीजों से कि पेशाब के कितनी मात्रा, देखो जी पूरा आवे, जल्दी जल्दी भी आवे और पूरा भी आवे, समझ रहे हैं? तो देखो मैसेज अलग अलग मिल रहा है दोनों से। नेफ्रोब्लास्टोमा, अगर हम पैथोलॉजी की बुक से बात करें, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपशिखा पीएम की, तो नेफ्रोब्लास्टोमा का एक वो है, ये नेफ्रोब्लास्टोमा कह लो या एक वर्ड है नेफ्रो, कोई बीमारी उसमें पेशाब बहुत ज्यादा जाता है बंदा, नेफ्रोब्लास्ट है बेटा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ऐसा कुछ था, उसमें पेशाब बहुत जाता वो बंदा। और बड़े सर का केस था ये SCPH का, उसमें था, उसमें उसको यूरिन की मात्रा भी ज्यादा जाती थी। हमें तुझे याद आ रहा होगा, अमित शर्मा है, अमित शर्मा शायद चले गए। एक एक केस था, उसको कई सारे सिंड्रोम थे, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, बोन फ्लैट हो गई थी, और उसकी किडनी में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये बेसिकली, नेफ्रोब्लास्टोमा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन की मात्रा ज्यादा जाती है। गूगल पे डाल के देखना, थोड़ी देर में क्लियर कर देना कोई बच्चा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक सिम्टम है ये, टू मच यूरिनेशन। हाँ बेसिकली बॉस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेरे को पढ़ भी रही थी, हाँ, तो इसमें प्रोटीन यूरिन में ज्यादा होता है एक ना, बात है। वो और यूरिन की अमाउंट के संदर्भ में देखो बेटे, वो तो जाएगी, प्रोटीन तो जाना ही है भाई, जब अगर पैरेन्काइमल टिश्यू डैमेज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, चलो वैसे बॉस बाद में देखते हैं। तो इसका ये टू मच फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट में चली गई लेडी, होगी जो सीवियर इनकॉन्टिनेंस में से ग्रसित है। ओके, नेक्स्ट है जी, हेलो, शायद उसमें तो फ्लूइड रिटेंशन होता है, तो नेफ्रोब्लास्टोमा में नहीं नेफ्रोटिक। अच्छा चलो खैर, मुझे करेक्ट, मैं बहुत दिन की बात हो गई, मैं भूल गया हूँ, लेकिन है जरूर ऐसा जिसमें पेशाब ज्यादा जाता है बंदा, एक ऐसा से वो भी होता है किडनी से रिलेटेड जो है, और क्लियर हो जाएगा और बात कर लेंगे बाद में। तो अगला एग्जांपल कह रहे हैं, द नाउ 40-year-old woman is 5-year-old when she suffers a fluid conflict while playing with other children on the bank of a river। एक महिला जो अब 40 साल की है, वो जब 5 साल की थी तो वो फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट से सफर कर गई जब वो खेल रही थी बच्चों के साथ एक नदी के किनारे। सडनली she slips into the water and is carried away by the current। अचानक वो स्लिप कर गई और नदी की धारा में उसे वो बह गई।
Fortunately, an older playmate pulls her onto land again, but she remembers those terrible moments to this day. उसके ओल्डर प्लेमेट ने उसे खींच तो लिया जमीन पे वो दोबारा, लेकिन उसको याद रहा वो टेरिबल मोमेंट्स, आज भी याद हैं कि कैसे बची वो डूबते डूबते। इन द एक्टिव फेज ए होल फॉर्म्स इन हर किडनी, एक्टिव फेज में होल बना किडनी में। इन द सब्सिक्वेंट हीलिंग फेज ए 10 सेंटीमीटर सिस्ट फॉर्म्स, जब हीलिंग आई होल तो बना किस लिए, क्योंकि पेरेनकाइमल टिश्यू को नॉन फंक्शनल करना था उसे एक्टिव फेज में अब, और 10 सेंटीमीटर सिस्ट क्यों बन गई, वो बन गई हीलिंग की वजह से, फिर ट्यूमर नहीं बना हालांकि। which had not caused her any problem for 40 years, जिसने 40 साल तक उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। यहाँ पे नोट लिखा है, कह रहे हैं द पेशेंट इज सेंसिटाइज टू द फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज एज एन अनबॉर्न चाइल्ड शी केम इनटू डेंजर इन हाई वाटर with her mother. Since the water had already flooded the whole lower floor of the house, the pregnant mother had to flee to the attic. Is equal to fluid conflict. ये दो हैं क्या अलग अलग। 10 सेंटीमीटर का उसको सिस्ट बन गया, which had not caused her any problem for 40 years. 40 साल तक कोई उसे तो दिक्कत नहीं है। ये एक नोट लिख के अलग बात कर रहे हैं, कह रहे एक पेशेंट है जो सेंसिटाइज है फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, क्योंकि जब बिकॉज एज एन अनबॉर्न चाइल्ड शी केम इनटू डेंजर इन हाई वाटर। ओके, तो क्या जब वो अनबॉर्न चाइल्ड, अभी वो पैदा भी नहीं हुई थी, अभी वो पैदा भी नहीं हुई थी, जब वो माँ के पेट में थी तो वो हाई वाटर के डेंजर के उसमें कॉन्फ्लिक्ट में आ गई अपनी माँ के साथ। देखो प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्फ्लिक्ट है ये बच्चे को। Since the water had already flooded the whole lower floor of the house, lower floor जो हाउस का वो flooded हो गया। The pregnant mother had to flee to the attic, जो प्रेग्नेंट वोमेन मदर थी उसकी उसको जाना पड़ा अटारी पे, घर में बना हुआ जो ऊपर अटारी होती है उस पे जाना पड़ा। अब देखो ये गजब की बात लेके आई ना पेट में से, इज इक्वल टू फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट। अब जब ये फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट पेट में से ऐसे आएगा तो तब बच्चा बाय बर्थ पॉलीसिस्टिक किडनी या सिस्ट लेकर आएगा किडनी में हीलिंग फेज के दौरान। और मजे की बात, हो सकता है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ हो तब वो सिस्ट ना रही हो या बहुत ही नॉन मार्किंग रही हो, तो इसलिए ये लेट ईयर्स ऑफ एज 2 या 2nd या 3rd डिकेड में जनरली ये प्रेसिपिटेट भी होती है, शायद 29-30 साल के आसपास। तो ये बाद में क्यों होएगी, क्योंकि उसके जब जीवन में जब इमोशनल झोंके आएंगे उनको नहीं झेलेगा, वो झेल पाएगा। अगर ऐसा बंदा जिसको पीछे से फ्लूइड कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उसको इमोशनल अटैक, इमोशनल वो अफेक्ट आने लगे लाइफ में, जब पढ़ते वक्त या घर में और बहन भाइयों के साथ या और आगे की, तो फिर ये जो उसको कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बना हुआ था ये ट्रिगर हो सकता है ना दीपशिका। हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में इसलिए भी आएंगे, इस तरह से बाद में प्रेसिपिटेट होती हैं ये चीजें कि साहब जब तक तो था नहीं। और पीएम की बुक में लिखा जाता है इनके बारे में कि ये लेटर ईयर ऑफ एज या फला डिकेड ऑफ ये एज में ये चीजें आती हैं बीमारी में। गूगल में साथ के साथ देख भी लिया करो कि ये पॉलीसिस्टिक प्रोन टू एज ऐसे करके एज से रिलेटेड। यहाँ पे टिश्यू इन्वॉल्व होगा किडनी पेरेनकाइमा, सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करेगा और मेसोडर्म लेयर से बनेगा ये। सेल कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है इन 1 और मोर प्लेसेस, एक या एक से ज्यादा स्थान पे किडनी में, जो कि लॉस ऑफ किडनी फिल्टरिंग टिश्यू
जिसका मकसद होगा या जिसकी तरफ को बढ़ेगा, जो जाएगा इन ऑर्डर टू दैट द फिल्टरिंग फंक्शन रिमेन अपराइट द ऑर्गेनिज्म राइजेज द ब्लड प्रेशर। फिल्टरिंग फंक्शन को अपराइट बनाए रखने के क्रम में यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का बीपी भी रेज करेगा कंपनसेशन में। क्यों जी? करेगा ना दीपिका सिमरन? क्यों करेगा? क्योंकि उधर उधर फिल्टरिंग साइट में फिल्टर कर नहीं रही बॉडी। ब्रेन कह रहा है यार उधर खून भेजो ना, खून भेजो छानने के लिए, तो खून और ज्यादा भेजेगा ब्लड, मतलब हार्ट। और जब ज्यादा से ज्यादा किडनी में खून भेजने के लिए कोशिश करेगा तो उसको ब्लड प्रेशर को राइज करना पड़ेगा। इजिकल टू कंपनसेटरी हाइपरटोनिया, इसको कंपनसेटरी हाइपरटोनिया कह सकते हैं या हाइपरटेंशन रिलेटेड टू किडनी कह सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हाइपरटेंशन रिलेटेड टू किडनी अगर आपने हाइपोटेंशन में डाल दिया, वहां पे बीपी की गोली चला दी, तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि किडनी तेजी से डिस्ट्रॉय होएगी। हाँ, द नेक्रोसिस आर अदरवाइज नॉट नोटिस्ड। अगर कंपनसेटरी हाइपरटोनिया यहाँ बना रहा है शायद, तो द नेक्रोसिस आर अदरवाइज नॉट नोटेड। या अलग पॉइंट को भी समझे, कह रहे हैं नेक्रोसिस यहाँ पर नोटिस नहीं होती जनरली, यानी कि डिस्ट्रक्शन टिश्यू का यहाँ पर नोटिस नहीं होता है, ऐसा है ना? द नेक्रोसिस आर अदरवाइज नॉट नोटिस्ड। अच्छा, नेक्रोसिस हो रही है लेकिन नोटिस में नहीं आ रही है, ऐसा है ना सिमरन? नेक्रोसिस, हाँ, किडनी फिल्टर टिश्यू जो है ये इसका डिस्ट्रक्शन यहाँ पे लॉस हो रहा है, उसके बदले में क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है और काम चल रहा है, इसलिए नेक्रोसिस का पता नहीं चल पाता है। नेक्रोसिस, हाँ, नेक्रोसिस आर अदरवाइज नॉट नोटिस्ड। हो रही है बट कंपनसेशन हो जा रहा है ना, नहीं ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो कंपनसेशन हो जा रहा है, उसकी वजह से नेक्रोसिस नोटिस में नहीं आती है ना। और अगर ब्लड प्रेशर ना बढ़े तो नेक्रोसिस नोटिस में आ जाएगी, ऐसा कुछ है। हाँ, तो फिल्ट्रेशन जो आउटपुट होगा उसकी वजह से पता चल जाएगा। हाँ सिमरन क्या कह रहे हैं? हाँ बॉस, मतलब यही है कि अभी तो कंपनसेशन चल रहा है तो टिश्यू को मिल रहा है अभी। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो पैरेन्काइमा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, यही भाव दीपशिखा का भी है। वो ये कह रही है कि इस हाइपरटेंशन की वजह से, कंपनसेशन की वजह से ये नेक्रोसिस नहीं हो रही। अदरवाइज अगर ये देखो बात फिर वही आगे जो हम आपस में अभी कह रहे थे कि अगर यहाँ हाइपरटेंशन तोड़ा, एंटी हाइपरटेंसिव रेमेडी दे करके किडनी बहुत तेजी से किडनी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रहे कि जहां किडनी जुड़ी हो किसी ब्लड प्रेशर के मरीज के साथ, तो वहां उसे एकदम से बीपी नहीं तोड़ना चाहिए उसका। हाँ, बस दो तरह की दवाई होती है ना जो नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स में। एक का तो हार्ट से जो एस रिसेप्टर होता है उस पे काम करती हैं, एक यहाँ पे करती हैं। तो डॉक्टर ये ध्यान देते हैं कि अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो वो दवाई देते हैं जो किडनी के रिसेप्टर पे ना काम करती हो, ताकि डैमेज ना हो। हाँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल वो उनको जरूर ध्यान रहता होगा। और अगर वहां भूल से किसी ने वैसी चला दी जो दोनों को काम करे, हाँ, ओके ओके। हाँ देखो बात ये है कि एक तरफ ना एक बीपी को कम करने के लिए एक पेशाब लाने वाली दवाई भी रहती है। हाँ, उनका मानना है कि यदि फ्लूइड कम कर देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में से तो भी बीपी हाइपरटेंशन में ना जा करके नॉर्मल हो जाएगा। और अगर मरी हुई किडनी को अगर एक ऐसी मेडिसिन भी दे दी जो उसको यूरिन भी बढ़ाने के लिए ट्रिगर करेगी, तो फिर तो वो चली जाएगी, फेल हो जाएगी किडनी। तो बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो मेडिसिन नुकसान करेगी जो उसको पॉलीयूरिया के लिए दी जाती है। पेशाब है ना, कहते हैं साहब पेशाब ज्यादा आया जब से उन्होंने बीपी की गोली दी, तो इसका मतलब उन्होंने उसके फ्लूइड को कम करा है सर्कुलेटरी सिस्टम में से, वाटर को।
जी जी जी। वो ये वेनिसेक्शन का छोटा भाई है, वेनिसेक्शन करके जैसे हाँ कहा है ना, हिसाब लाके जी बाहर जी करना। जी। और साहब जो सिंड्रोम बोल रहे थे उधर, हाँ वो कुछ फैनकोनी सिंड्रोम तो नहीं थे डायबिटीज में, इंसिपिडस? नहीं बेटा, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मैं पढ़ूंगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भले चाहे हो या ना हो, लेकिन नेफ्रोटिक मेरे को अच्छे से फील हो रहा है, तो पक्का तो याद अच्छा नहीं, लेकिन एक फील हो रहा है। मैं वहां ऐसे ही थोड़ा सा अलर्ट सा हुआ था कि अरे इधर तो किडनी खराब है, पेशाब ज्यादा कैसे आ रहा फिर ये, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था। अच्छा तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही मुझे अब तक भी लग रहा है, 80-90% मेरी मेमोरी में। इसको मैं ओके। हाँ और क्लियर कर लूंगा बेटा। हम्म। तो टिश्यू यहाँ पर किडनी, अच्छा एक अभी एग्जांपल रह रहा ऊपर, नहीं हो तो गया, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव भी हो गई। अब है हीलिंग फेज। आउट ऑफ द होल्स रिजल्टिंग फ्रॉम सेल डिस्ट्रक्शन, वन और मोर फ्लूइड फिल्ड किडनी सिस्ट डेवलप। ब्रैकेट में कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं पॉलीसिस्टिक नेफ्रोपैथी और रीनल डिस्प्लासिया। अब ये जो होल बन गए थे एक्टिव फेज में सेल डिस्ट्रक्शन के दौरान, है ना, आउट ऑफ द होल रिजल्टिंग फ्रॉम सेल डिस्ट्रक्शन, वन और मोर फ्लूइड फिल्ड किडनी डेवलप। अब जब हीलिंग होगी तो इसमें फ्लूइड ही तो भरेगी अब ये बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कह देते हैं पॉलीसिस्टिक नेफ्रोपैथी या रीनल डिस्प्लासिया। In the course of time, the cysts are gradually filled out with functional kidney tissue. अच्छा जी, ऐसा भी है। समय के साथ साथ ये जो सिस्ट हैं ये ग्रेजुअली फिल्ड आउट विद फंक्शनल किडनी टिश्यू। तो क्या इसमें फंक्शनल किडनी टिश्यू वापस फिल्ड आउट हो जाता है क्या समय के साथ साथ? पता नहीं, बस लिख तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, आफ्टर 9 months एन एडिशनल किडनी हैज फॉर्म्ड विद इट्स ओन आर्टरीज एंड वेन्स। भाई गजब का सिस्टम है भाई, लीवर की तरह, बहुत ही गजब है ना, गजब है। 9 महीने के अंदर अंदर एक एडिशनल किडनी बन जाती है अपनी आर्टरी अपनी वेन्स के साथ। व्हेन द सिस्ट ऑन ब्लड सिस्टम इज कंप्लीट, द adherence to neighboring organs, ब्रैकेट में टू जॉइन द सर्कुलेटरी सिस्टम। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसे कहते हैं इन्वेसिव ग्रोथ। अच्छा ओके। अच्छा, the adherence neighboring organs dissolves in this additional kidney, blood is filtered just like in the rest of the basic tissue। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। लेकिन किसको सौभाग्य प्राप्त होगा? जो इस सिविलाइज्ड लाइफ से दूर होगा, जो इस सिविलाइज्ड लाइफ से, हॉस्पिटल लाइफ से दूर होगा और भगवान उसे बचा के रखेगा जंगल में, कोई आदिवासी टाइप का बंदा, उसको नाइबरिंग किडनी डेवलप हो जाएगी। और नहीं तो यहाँ इन्वेसिव ग्रोथ कह के उसे और काट काट के फेंकने लगेंगे बाहर। लेकिन गजब का प्रोसेस देखो नेचर में, वो कह रहे हैं कि आफ्टर 9 months एन एडिशनल किडनी हैज फॉर्म्ड विद इट्स ओन आर्टरीज एंड वेन्स, अपनी आर्टरी अपनी वेन के साथ। व्हेन द सिस्ट ऑन ब्लड सिस्टम इज कंप्लीट, यदि सिस्ट का अपना ब्लड सिस्टम, ब्लड की सप्लाई या ब्लड सिस्टम कंप्लीट होगा, तो द एडरेंस टू नाइबरिंग ऑर्गन्स टू जॉइन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो नाइबरिंग ऑर्गन्स हैं उनसे अडेयर होकर के, उनसे जुड़ करके, चिपक के सर्कुलेटरी सिस्टम में भी स्थापित कर लेगी। पता चला किडनी के पास में जो यूरिनरी ब्लैडर है फॉर एग्जांपल, या दूसरा ऑर्गन है, उससे ब्लड सर्कुलेशन लेने लगेगी। नाइबरिंग ऑर्गन से सर्कुलेशन स्थापित कर लेगी वो इन्वेसिव ग्रोथ। In this additional kidney, blood is filtered just like in the rest of the basic tissue। और ये जो एडिशनल इन्वेसिव ग्रोथ है, इसमें भी ब्लड छन रहा होगा ऐसे ही जैसे कि दूसरा बेसिक टिश्यू किडनी का छानता है ब्लड को।
तो ये जो इन्वेसिव ग्रोथ है जो आपके एब्डोमेन सीटी में आ जाएगी, वो जान लेने के लिए आई थी क्या? ये सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। हेल्प के लिए। तो कुछ जान सकता है इस प्रकृति की घटनाओं को? द इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज देन सुपरफ्लूअस goes to normalization of the blood pressure towards the end of the healing phase। अब ये जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर था ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। सुपरफ्लूअस का मतलब क्या होता है? ये मतलब जो कम पड़ रहा था ब्लड वो बराबर आने लगेगा, जो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा था, ऐसा कुछ। या ये ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा महसूस होने लगेगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर टुवर्ड द एंड ऑफ द हीलिंग फेज। ओके, नहीं मुझे लग रहा कि यहाँ ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा के रखना ही होगा बॉडी को। अब इसका भाव निकालो बेटा। द इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज देन, अच्छा उसके बाद ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। जो ब्लड प्रेशर था वो फिर अब बढ़ा हुआ माना जाएगा एक तरह से। जो तो कंपनसेशन होने के बाद जरूरत नहीं है हाँ, वो एक्स्ट्रा टिश्यू या ग्रोथ या कहते हैं ना कि एडिशनल किडनी बनने के बाद इस ब्लड प्रेशर की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर टुवर्ड द एंड ऑफ द हीलिंग फेज। अब हीलिंग फेज के आखिर में ब्लड प्रेशर खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी खुद ही कर लेगी अब जी। तो अगर उसे डिस्टर्ब ना करो तो। बायोलॉजिकल यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है कोई। बेटा यहाँ तक तो जर्नी कंप्लीट पता नहीं कोई रेयर याद। अरे रेयर ना रेयरेस्ट बोलो भैया। और मैं बता रहा हूँ इस डिस्कशन को अगर हमने बाहर पब्लिक में कर दिया, जो ये एलोपैथिक डॉक्टर है ये तो कहेंगे इनकी डिग्री छीनो पहले। इन्हें ये गुमराह कर रहे हैं सोसाइटी को। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अभी मैं मेरे उसमें संपर्क में एक केस चल रहा है जिसको पेन वेन भी होता है और पेन किलर से वो अक्सर बचते आए हैं। और अब बीच बीच में कभी पेन की दवाई डॉक्टर उन्हें बता दे रहा है। तो कल हम अपने सीनियर्स के साथ बैठे थे तो हमें डिस्कशन हो रहा था डॉक्टर सिमरन मेरठ। तो वो वहां भी यही बात आई कि कोई एग्जाम्पल था, एक हमारे सीनियर ने बताया कि पेन के बेड रिडन पेशेंट था, पेन किलर से उसको दूर रखा गया, सप्रेसिव मेडिसिन से दूर रखा गया, तो उसकी रिकवरी फार बेटर हुई इन कंपैरिजन टू किसी दूसरे बंदे की जो पेन किलर पे होता है। तो बेसिकली पेन किलर को एक बैसाखी कहा जा रहा था। बैसाखी के सहारे अगर रखोगे तो फिर अपने पैरों पे नहीं चल सकते। नहीं चल, बिल्कुल। लेकिन आप अगर पेन किलर को मना कर दो डॉक्टर दीपशिखा इन डॉक्टर साहब हॉस्पिटल वालों से, तो भाई ये तो हमारे चेहरे को देखेंगे, कहेंगे मरने दो पेशेंट। हाँ बड़ी विडंबना है भाई, बड़ी विडंबना है। और हमें इसी बीच में रहना है। हाँ बेटा नहीं मतलब वही है, मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि लाइफ हमारा विजन है सर्वाइवल का पेशेंट के रिस्पेक्ट में। हाँ। और पेशेंट का विजन है कंफर्ट का। तो उसी की विडंबना की वजह से वो लड़ाई कशमकश रहती है, चाहे कॉम्प्रोमाइज हो जाए सर्वाइवल। बल्कि पेशेंट का मत बोलो बेटा, पेशेंट तो बेसिकली सर्वाइवल ही चाह रहा, उसे क्या पता कि ये कंफर्ट मिलके मेरी जान चली जाएगी। हेलो जो से डॉक्टर साहब है उनका मकसद है कंफर्ट का, नॉट क्योर का। उनका है रिलीफ का ओनली, नॉट क्योर का। हाँ पेशेंट तो बेचारा भोला है, उसे तो जहाँ रिलीफ से मिला वो उसे बड़ा डॉक्टर समझेगा। बिल्कुल। तो पेशेंट तो यहाँ इनोसेंट है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें मोड ऑफ ट्रीटमेंट का, तो वो रिलीफ वाले क्योर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल। भाई क्योर के लिए तो कुछ ना कुछ तो तोड़ फोड़ कुछ तो होती है, शोर शराबा क्योर करने का। तो ये है, और प्रभु ने हमें इस चीज को लेके एक्सपोजर दिया, ये प्रभु का धन्यवाद भाई। बाकी बैलेंस बना के चलते रहो,
एक्सट्रीमिस्ट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, अपने अपने ही पराये हो जाएंगे, अपने ही पराये हो जाएंगे, क्योंकि भाई वो वाली हवा बहुत ज्यादा जोरों से चल रही है, सप्रेसिव, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है। लोग जो बिल्कुल नहीं जानते वो बहुत ज्यादा सुनाएंगे हमें फिर, क्योंकि वो तो उनके साजो सज्जा को देख रहे हैं, बड़े बड़े शीशे वाले हॉस्पिटल, एसी रूम, वेंटिलेटर की मशीन। तो भैया अपना चलते रहो, चलो जी। और ऐसा नहीं है, उनकी हेल्प जहां अप्रोप्रिएट है वहां बहुत उम्दा काम कर भी रही है सिमरन, है ना। वही हाँ, लेकिन उतना ही माने ना, समझना पड़ेगा। हाँ, मसला उनका हमारा, कितना नहीं चाहिए। हाँ उनका मसला हमारा सिर्फ इतना ही फंस रहा है कि जहां जरूरी है वहां हमें नतमस्तक होना है उनके सामने, लेकिन जहां जरूरी नहीं है या जहां हमारा काम है वह उन्हें भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही था रामदेव जी का भी, यही था। एक बार अभी पीछे 1 साल पहले मसला हो गया था, वो कह रहे थे यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं करना हाँ, चाहिए। मेरा तो वो कह रहे थे, मेरा तो इतना ही कहना था बस। जो इशू खड़ा हो गया था ना सिमरन, उन्होंने 20-25 बीमारियों की लिस्ट डाल दी थी डॉक्टर दीपशिखा के, इनको कभी परमानेंट क्योर कर पाते हो क्या, है तो वो भी गुरुदेव बड़ बोले थे, वो इन्होंने लपेट लिए, हजारों करोड़ का मानहानि का वो कर दिया था केस, वो बाद में जाके इतना बड़ा नेक्सस बैठा है, नेक्सस के सामने आप कुछ भी बोलो हाँ, वो तो सरवाइव कर रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा, नहीं भाई निपटा लेते हैं लोग एक दूसरे पे। तो यहाँ रिमार्क में कह रहे हैं, देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मदर चाइल्ड या चाइल्ड एंड पार्टनर साइड, हैंडेडनेस इज इमैटेरियल। यहाँ पर जरूरत नहीं है डिफरेंशिएट करने की कि मदर चाइल्ड साइड है या पार्टनर साइड है, नया हैंडेडनेस की जरूरत है, हैंडेडनेस है इमैटेरियल है। जो जानता वो चुप रहे, बाकी और बताए ऐसा क्यों है। सवाल तो बड़ा अजीब सा कह दिया, अगर सब जानते होंगे तो सारे चुप हो जाएंगे, है ना। तो मेरा तो कहना सिर्फ दीपशिखा को और सिमरन को था, बाकी सबका सम्मान है भाई, और भी जानता होगा। ऐसा क्यों है जो यहाँ हैंडेडनेस शामिल नहीं है, प्रशांत है, दीपशिखा, ये दीपांशी है, और ये दूसरे भाई बहन छोटे, ये बताओ हैंडेडनेस क्यों नहीं है यहाँ वो कर रहे, अगर राइट किडनी में है या लेफ्ट किडनी में है, ऐसा क्यों यहाँ साइड को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे प्रशांत बाबू, हैं क्या? हाँ जी सर। क्यों क्यों नहीं कर रहे यहाँ हैंडेडनेस को? ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो शायद इसका। हाँ बोलो बेटा, जो बोल रहा बहुत अच्छा बोल रहा है, कौन बोल रहा है जोर से? ब्रेन स्टेम से भी गवर्न हो रहा है ना इसका जो इनिशियल पार्ट है, इसलिए शायद नहीं कर रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल, डॉक्टर प्रीति जी ने बता दिया, आप भी सीनियर फैकल्टी में ही आती हो, वैसे नाम नहीं लिया था मैंने आपका तो आप नहीं बता दिया। बेसिकली यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है, जहाँ क्रॉसिंग नहीं है जिन ऑर्गन्स को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो ये जो किडनी, जो पैरेन्काइमल टिश्यू है खास करके किडनी का, तो जो ब्रेन स्टेम से, जो अभी प्रीति जी ने कहा डॉक्टर प्रशांत, जो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड ऑर्गन्स हैं वहां पे हैंडेडनेस नहीं होती, हाँ जी, क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग नहीं हो रही है। राइट को लेफ्ट गवर्न करेगा ब्रेन का हिस्सा, लेफ्ट को राइट वाला ब्रेन का हिस्सा गवर्न करेगा। किस प्लेन पे होती है क्रॉसिंग? ये मेडुला पोन्स के आगे, पोन्स से अगले, ऐसा कुछ है ना। हाँ हाँ, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पार्ट है शायद पोन्स भी ऊपर। तो ब्रेन स्टेम से गवर्न ऑर्गन या ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड ऑर्गन में हैंडेडनेस को कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन इसको तो कंट्रोल सेरिब्रल मेडुला करता है ना। हाँ तो सेरिब्रल देखो, अभी बारीक डिस्कशन में तो बढ़ेंगे तो और आ ही जाएगा निकल के, लेकिन बेटा मोटी बात ध्यान रख लो, चाहे वो सेरिब्रल मेडुला हो चाहे वो पोन्स हो, जहां क्रॉसिंग नहीं है, जहां तक उसकी नर्व ट्रैक्ट की या नर्व्स की, उसका कंट्रोल अगर सेरिब्रल मेडुला भी कर रहा है इसको, तो भी वो पार्ट है जहां पर क्रॉसिंग नहीं हुई है, क्रॉसिंग वाला कंट्रोल नहीं है जिस पार्ट का।
ओके हाँ, उसको क्लियर कर लेना। आप लोगों की ड्यूटी बनती है इसको और बारीकी से छान के सामने वैसे लेके आओ। बॉस, हाँ बेटा। ये हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो इधर सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स बनाता है। फिर अच्छा, ऊपर थैलेमस आ जाएगा, थैलेमस के बेस में डाइसेफिलॉन। तो मेरे ख्याल से ये हाइपोथैलेमस और नीचे जो डाइसेफिलॉन होता है वहीं पे शायद हाँ, क्रॉसिंग होती वैसे है। वैसे मैं बताऊं, ये शायद जो क्रॉसिंग का है प्रॉपर, ये हाँ पॉन से आगे जहाँ थैलेमस है, तो थैलेमस की जो हाँ रिले है, थैलेमस की जो रिले है, हाँ दो थैलेमस होते हैं, और राइट वाला लेफ्ट की हाँ तरफ को रिले भेजता है और लेफ्ट वाला राइट की तरफ को रिले भेजता है, ऊपर रेज की तरह से। ये जो असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, जब असेंडिंग हाँ ट्रैक्ट पहुंचते हैं आपके ऊपर पहुंच तक और थैलेमस तक, तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट जो है ऊपर जाके क्रॉस कर जाते हैं। तो क्रॉस हाँ ऐसे कर हाँ जाते हैं, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो रिले सेंटर्स हैं वहां लेफ्ट से आने वाला पहुंचता है, और जो राइट वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हेमिस्फीयर, वो उसमें लेफ्ट की तरफ हाँ से नर नर हेमी हो जाते हैं। तो ये क्रॉसिंग वहीं हाँ होती है जाके पॉन्स से आगे या हाँ पॉन्स से ऊपर। तो वहां हाँ से ऊपर आगे होती है। जो कंट्रोल्ड हैं हाँ ऑर्गन्स, हाँ वो हाँ एक बात। दूसरा जो बेसिकली जो जहां पर अभी ऊपर जो बात आई थी, जहां पे कॉन्शियस ब्रेन करता ही नहीं, जहां पर हाँ अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां भी क्रॉसिंग नहीं है, वहां भी हाँ क्रॉसिंग नहीं हाँ मिलेगी, क्योंकि जो रिले सेंटर्स हैं वहां मोटर ऑर्डर आता है ऊपर से, और नीचे हाँ नीचे वाले जो जहां से ब्रेन फॉलो स्टेम कंट्रोल कर रही है, तो वहां वहां सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑर्डर की तो जरूरत है नहीं, मोटर की, हाँ बिल्कुल प्रोसेसर की वहां तो जरूरत है नहीं, वो तो रिफ्लेक्स पे काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो जो ऑर्गन्स रिफ्लेक्स पे काम कर रहे हैं, जो हमारी फिजियोलॉजी रिफ्लेक्स बेस्ड है, वहां पर नहीं होगा ये। तो ये बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, ये पैरेलल अलग से, इसको हम्म खूब अच्छे से क्लियर करना चाहिए हम लोगों को, ब्रेन के पार्ट समझते हुए, कहाँ से क्रॉसिंग है, कहाँ से कौन कौन सा टिश्यू किस किस रिले सेंटर से कंट्रोल हो रहा है, कौन सा ब्रेन स्टेम से हो रहा है, और सेरिब्रल मेडुला जैसे आप कह रहे हो डॉक्टर प्रशांत, तो वहां ये देखिए कि यहाँ पे क्रॉसिंग है या नहीं ट्रैक्स की। लेकिन क्रॉसिंग नहीं होगी पक्का, क्योंकि हैंडेडनेस वहीं पे लागू होती है जहां पर क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। इसको बारीकी से पढ़ो, ये होमवर्क है यार, हमें भी तो तुम कुछ दो ना, अब हम ही इसको दोबारा पीछे जाके पढ़ेंगे, हम तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे तैयार होगे तो हमें भी मिलेगा और आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। जो नए बच्चे नई स्टडी के टच में हैं अभी एनाटॉमी वगैरह के, तो पिरामिडल रिकसेशन। है बेटा। बस इसको मैं पढ़ रही थी, नर्व क्रॉसिंग किस प्लेन पर होती है ब्रेन के। हाँ, एक सेकंड, तो इसमें लिखा है एक सेकंड आप पढ़िए, मतलब ना एक कोई नहीं, आप सेकंड। कर लो क्रिया, बस 4 लाइनें हैं, इनको तो कर लेंगे। हम्म चलो बस आप। ये दे हाँ, रखा हाँ बेटा। हम्म, हम्म, ये इन्होंने दे रखा है कि नर्व क्रॉसिंग डीकसेशन जिसको बोलते हैं, ये डिफरेंट happens at different levels of the brain depending on the specific neural pathway. हाँ, Generally, जो most of the important nerves crossing happen in the brain stem, हाँ, which includes midbrain, pons and medulla. हाँ, हाँ, अब अगर इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो स्प्लिट करके इन्होंने बता रखा है टाइप ऑफ नर्व विच क्रॉसिंग हैपेंस प्लेन, मतलब मोटर पाथवे जो हो रहा है जिसको हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, हाँ, वो मेडुला ऑब्लंगेटा पे क्रॉसिंग दिखा रहा ठीक है, है। और जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल डीकसेशन। हाँ, फिर टच एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे, हाँ, वो हमारे मेडुला पे ही हो रहे हैं, जिसको हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बोलते थे। हाँ, फिर अगर हम पेन एंड टेम्परेचर के ले रहे हैं, जिसको बोला इन्होंने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो स्पाइनोथैलेमिक। हाँ, हाँ,
वो स्पाइनल कॉर्ड के प्लेन पर हो रहा है। हाँ, स्पाइनोथैलेमिक का मतलब यह है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इंटरफेयर नहीं है यहाँ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल यहाँ जो बिल्कुल। डिसीजन आ रहा है, यहाँ जो रिफ्लेक्स आ रहा है, वो यहीं से थैलेमस से और यहीं से स्पाइन, हाँ, नीचे से ही हो जा रही है कंट्रोल बॉडी। हाँ जी जी जी। और आगे बढ़ो। फिर इन्होंने बोला विजन, ऑप्टिक नर्व्स, हाँ तो उन्होंने वो बोला ऑप्टिक क्याज्म नियर हाइपोथैलेमस हाँ, एट ब्रेन बेस। ये यहाँ क्रॉस हो जाएगा बेटा, ऑप्टिक हाँ नर्व का हाँ क्रॉस हो जाएगा, राइट आई लेफ्ट, लेफ्ट आई राइट, हाँ ब्रेन हाँ। कंट्रोल। फिर इन्होंने दे रखा है हियरिंग ऑडिटरी फाइबर्स, तो उन्होंने ये दिखाया पॉन्स पर, हाँ, ट्रेपेजॉइड बॉडी एंड सुपीरियर ऑलिव जो होता ये था। भी क्रॉसिंग हो गई पोन्स पे भी। हाँ, हाँ और ये एक है सेरिबेलर पाथवेज, जो इन्होंने पॉन्स और मिड ब्रेन वेरियस क्रॉसिंग। तो हाँ बस एक बात, ये तो इसको पढ़ के तो ये समझ में आया कि 80 to 90% जो भी हमारी क्रॉसिंग हो रही है वो ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो रही है, जिसमें हाँ इन्होंने स्प्लिट करके बताया कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। हाँ, तो अब आप एक और बात एक समझो ना, हाँ कॉन्शियस ब्रेन हाँ कितना है हमारे पास? 15%। 15 पर, और हाँ सब हाँ कॉन्शियस हाँ कितना है? 85%, 90%। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये वेरिएशन है, 95 भी कोई बोल देता है, 95%, हालांकि 85 और 15% का है। तो ये जो हमारे मोटर ऑर्डर आते हैं, ये मात्र 15% पे बॉडी काम करती है, अदरवाइज हमारा ये 85% सारे ऑटोमेटिक उस पर काम हाँ करता है, बॉडी पे, सबकॉन्शियस पे। हाँ हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ओके। जो आपकी हैंडेडनेस है, हैंडेडनेस वाली हाँ बीमारियां, ये 10-15% उसमें आती हैं। ज्यादातर हाँ हमारी वैसे चलती हाँ, हैं बॉडी की बीमारी। एज इट इज। हाँ, हाँ हाँ तो ये उधर लेके जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके डिस्कशन से ये निकली कि ये जो हाँ आपने हाइपोथैलेमस, सॉरी थैलेमस, इससे स्टार्ट हुआ है, जहां से ये ऑप्टिक नर्व, जहां आप बता रहे थे, हाँ जहां से हाँ ऑप्टिक जी नर्व से अगला फॉरवर्ड पार्ट है, ये क्रॉसिंग में है मेन। और इससे जो पीछे हाँ का पार्ट है कंट्रोल्ड, ब्रेन स्टेम हाँ और मेडुला ऑब्लोंगेटा हाँ और अप टू थैलेमस, हाँ। ये आपका यहाँ पे ये मिलेंगे सेंटर्स इनके, किडनी के, रेस्पिरे इसके, एक ब्रेन हाँ स्टेम के। हाँ जी 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 और जी, वैसे भी बिल्कुल। ब्रेन स्टेम की फिगर बताते हैं ना, तो ये सेरिब्रल मेडुला का है, ये सेरिब्रल मेडुला का लोअर पार्ट है बेसिकली, हाँ, जो सबसे जस्ट नीचे का जस्ट पार्ट है। हाँ, जस्ट हाँ ये जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आगे का। जी जी जी, और अगर बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल। फिगर में भी देख लो, तो जो ये हैमर फोकस बन रहे हैं, रिंग बन रहे हैं, ये लोअर पार्ट भी बन रहे हैं बीच हाँ में। समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल। प्रॉपर पर्पल कलर पे नहीं है, पर्पल कलर के अंदर ये रिंग है। ये जो प्रॉपर पर्पल कलर की जो शेड है, ये फिर क्रॉसिंग में आ जाती है, जो फिगर में दे हम्म रखी, जो यहाँ पे आपके हम्म कंट्रोल आ रहे हैं। तो इसको जब हम अच्छे से समझ पाएंगे, और भी जब हमें सारे के हाँ सारे अरेंजमेंट का पता हो प्रॉपर ब्रेन के, कि मेडुला में कौन कौन से कंट्रोल सेंटर हैं, सेरेब्रल मेडुला में कौन से हैं, ब्रेन कौन स्टेम से में हैं, कौन से हैं, हाँ है ना, ये वहां जी पे जी ये जी। डिस्कशन और भी रिफाइन हो जाएगा। हाँ तो चलो इसे पूरा कर लेते हैं। रिमार्क में कह रहे हैं देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मदर चाइल्ड एंड पार्टनर साइड हैंडेडनेस इज इमेटीरियल। थेरेपी कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, नो मेजर्स नीड टू बी टेकन एक्सेप्ट प्रिवेंट रिकरेंसेस। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होगा और कोई भी मेजर को लेने की है जरूरत ना है, सिवाय रिकरेंस को प्रिवेंट करने के। If the nephroblastoma is so large that it disturb other organs, surgery is recommended. यदि नेफ्रोब्लास्टोमा इतना बड़ा हो जाए कि वो दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो सर्जरी रिकमेंड कर दो, प्रीफेरेबली आफ्टर 9 months, so that the tumor has formed its own circulatory system and has broken off from the neighboring organs. Preferably after 9 months. Preferably after 9 months, so that the tumor has formed its own circulatory system and has broken off from the neighboring organs. तो अब ये अगर ये नाइबरिंग ऑर्गन्स
मतलब जब इसका सर्कुलेशन स्थापित हो जाए उसके बाद करनी है या उससे पहले ही पहले? उसके उसके बाद बहुत प्रिफरेबली आफ्टर 9 मंथ सो दैट, ताकि ट्यूमर हैज फॉर्म इट्स ओन सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ताकि ये अपना हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब अगर जो सर्जरी करनी है वो जो जब नेबरिंग हमारा सिस्टम डेवलप हो जाए तो तब करनी है। तो बेटे सर्जरी में भी क्या इसे निकाल के अलग डालना है या इसको उससे डिटैच करना है? हाँ बहुत अ, अगर इसको निकाल के अलग कर दे रहे हैं तो फिर तो इसने वही जो, वहीं पे खड़े हो तो वहीं जाएंगे। खड़े हो गए। वही 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 बिल्कुल। अच्छा, डिस्टर्ब कर रहा है दूसरे ऑर्गन को, तो उस ऑर्गन को बचाने के लिए, उस उन्होंने ऑर्गन को adherence, बचाने के हाँ लिए इसको वहां से डिटैच करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसको हाँ रिमूव हाँ आउट करके बाहर फेंकने जैसी बात नहीं आ रही। हाँ जी 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 हाँ क्योंकि पीछे बोला था ना चिपक रहा है वो एडहेयर कर हाँ, रहा है तो एडहेशन को उसको थोड़ा अलग कर हाँ देंगे और करेंगे जब जब इसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं से स्थापित हो डेवलप जाए, हो जाए। तो बाकी जी ऑर्गन्स को जो ये परेशान कर रहा था उनको इससे अलग कर दो धीरे धीरे। जी जी ऐसा जी कुछ जी भाव जी आ रहा भैया यहाँ। हाँ ओके चलो, खैर बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, और नेक्स्ट हेडिंग जो है बाद में करेंगे, आज यहीं जी जी रुकते हैं। जी सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई, सबको नमस्ते। राम आशीर्वाद। राम राम भाई। राम भाई, नमस्ते जी। राम राम, राम राम बेटा, राम राम सर। राम राम जी, राम राम।